सवालों के सिलसिले को शुरू कर सके और जान सके कि क्या क्या और नया हमें देखने को मिल रहा है। पहले मंत्री जी टंकराम वर्मा जी, मुझे आपसे ये जानना है, चूंकि राजस्व और खेल विभाग आप संभाल रहे हैं, खिलाड़ियों को बहुत शौक होता है कि जब भी वो कुछ करें तो उनकी मदद हो और कुछ नया नया सीखते रहें। तो खेल क्षेत्र में उन खिलाड़ियों की प्रतिभा और उभर कर आए, उसके लिए क्या क्या किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपने आमंत्रित किया और मंच दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद खेल में हमारे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हमने 17-18 महीने में बहुत काम किए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में खेल गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए हमने सबसे पहले, जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की सरकार, जिन्होंने हमारे खिलाड़ी का जो उनका अधिकार था उनको वंचित कर दिया गया था, खेल अलंकरण को बंद कर दिया था, आते उसको हमने शुरुआत किया। और पिछले 5 साल जो गैप था, हमने पिछले 5 साल का 4 साल का हमने खेल अलंकरण आयोजित करके उनके अधिकार को हमने दिया है और उनको नगद राशि भी पुरस्कृत किए हैं। और इस साल अभी आने वाले 29 अगस्त को पिछले सरकार का 1 साल और हमारे ये पिछला 1 साल, 2 साल का अवार्ड और उनको धनराशि एक साथ दी जाएगी। ये हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेल प्रतिभा को विकसित करने के लिए, नौजवानों में जोश पैदा करने के लिए, खेल के प्रति समर्पित भाव पैदा करने के लिए एक बड़ी घोषणा की है। जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आएगा उसको 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार, जो सिल्वर लेकर के आएगा उसको 2 करोड़ और कांस्य वाले को 1 करोड़ रुपये, इतनी बड़ी धनराशि की घोषणा किए हैं ताकि हमारे युवा जो है खेल के प्रति जागरूक हो और हमारा इस प्रदेश का नाम खेल प्रतिभा के नाम से जाने जाए। और माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने भी इस छत्तीसगढ़ में खेल को चिन्हांकित करने के लिए खेलो इंडिया के तहत पूरे 33 जिलों को खेलो इंडिया में शामिल किए गए और प्रत्येक जिले में एक एक विशेष खेल को चिन्हांकित किए हैं। वहाँ पे कोच की व्यवस्था और वहाँ पे संसाधन की व्यवस्था किए हैं। तो खेल गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। बिल्कुल। और प्रोत्साहन के साथ साथ खेल के मैदान पर भी चर्चा करूंगी मैं आपसे दोबारा। पहले मैं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी से सवाल कर लूं। एकमात्र महिला मंत्री, हमने देखा है कि परंपरागत रूप से छत्तीसगढ़ में चाहे किसी की भी सरकार हो, एक महिला मंत्री फिक्स है, लेकिन फिर भी, और फिक्स है डिपार्टमेंट भी महिला बाल विकास और समाज कल्याण। मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसी डिपार्टमेंट की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना, महतारी वंदन योजना। आपने क्या देखा, कितना फर्क पड़ा है महिलाओं की जिंदगी में? थोड़ा सा मजाक आजकल क्या बनता है, जो पुरुष हैं वो ये मजाक उड़ाते हैं कि भाई सरकार से निवेदन करते हैं, सरकार 2-3 महीना बंद कर दो आप मन महतारी वंदन ला, बनिहार नहीं मिला थे, खेत में ऐसे की थे। तो आपने जो शक्ति दी है आपकी सरकार ने महिलाओं को, इससे क्या फर्क पड़ा है उनकी जिंदगी में? आपने क्या महसूस किया? सबसे पहले तो जे न्यूज़ छत्तीसगढ़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आप सभी को, और यहाँ पे जितने वरिष्ठ बैठे हुए हैं, और इस न्यूज़ के संपादक जी को भी कि मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। और थोड़ा क्षमा भी चाहूँगी, कल मुझे दुर्ग में बुलाए थे लेकिन स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से मैं थोड़ा सा पहुँच नहीं पाई, लंबा सफ़र भी हो गया था, उसके लिए क्षमा भी चाहूँगी। रही बात विभाग की, और छत्तीसगढ़ जब से बनी है तब से महिला बाल विकास महिला को ही दिया जाता है। क्या है, मुझे लगता है अभी तक जो विचार रहे होंगे या जो सोच रही होगी कि अगर एक डिपार्टमेंट महिला का है तो महिला को ही दिया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये विभाग के साथ साथ जो आरक्षण की बात करते हैं हम, तो महिलाओं में भी बढ़ोतरी होगी, महिलाएं और भी डिपार्टमेंट संभालेंगी, मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में।
रही बात महतारी वंदन योजना की, सरकार बनने के साथ 2 महीने 2.5 महीने में ही महतारी वंदन योजना जो सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा महिलाओं की। जैसे हमारे अभी खेल मंत्री जी, राजस्व मंत्री जी कह ही रहे थे कि जो 5 साल कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाए वो हमने इन 17-18 महीनों में हमने कर दिखाया है। बात सत्य है। 5 साल महिलाएं देखी, समझी और क्या क्या नहीं की सरकार, सब चीज़ को भली भांति जानी, लेकिन कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो गई कि जैसा भी थे, जो भी थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बढ़िया थी, जो हम सब के लिए सोचती रही। और हमारे इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमने वादा भी किया कि मोदी जी की गारंटी के तहत महतारी वंदन योजना के माध्यम से हम प्रत्येक महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये देंगे। तो ये बात भी हुई और महिलाओं ने विश्वास जता के वोट भी दिया और सरकार भी बनी और काफ़ी अच्छी मतों से जिताए भी, जितने भी विधायक चुन के आए हैं, तब जाके छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब यहाँ पे पुरुष बोलेंगे कि हमने वोट नहीं दिया था क्या, ये भी बात आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं भागीदारी महिलाओं की रही। अगर हम आंकड़े पे जाएंगे तो वाकई में महिलाओं की वोट % बढ़ी थी विधानसभा के चुनाव में। महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में एक नई क्रांतिकारी लाई है। ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं इस बात को हर मंच पे कहती हूँ। मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र की नॉर्मल परिवार की रहने वाली हूँ और 1,000 रुपये क्या होता है। आज मैं इतने बड़े दायित्व में पहुँची हूँ, लेकिन फिर भी अगर बात कहूँ तो कहते हैं ना, महिलाएं पैसा बचाने का काम करती हैं, तो आज भी मैं भी करती हूँ। अगर हस्बैंड के पॉकेट से पैसा मिले तो उनको देती नहीं हूँ, उनको अपने पास रख लेती हूँ और संजोने का काम करती हूँ। वो महिलाएं करती थीं, लेकिन आज महतारी वंदन योजना की वजह से महिलाएं घर की जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं, जो मैं भली भांति जानती हूँ, बच्चों के छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं, उसके लिए आज महिलाओं को हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। घर की जो ज़रूरतमंद चीज़ हैं, सर्फ हो गया, साबुन हो गया, तेल हो गया, ये सब के लिए महिलाएं दूसरे पे डिपेंडेंट रहती थी। उनका एक सोच था और वाकई में ये दिक्कतें थी कि हम 1 महीने का राशन कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन आज महिलाओं को विश्वास है कि हर महीने के 1 तारीख को महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं के खाते में जाएंगी। ये उनको विश्वास है आज की डेट में। और वो चुनौतियां कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही हैं। इसके साथ एक सवाल ऐड करना चाहूंगी मंत्री जी, क्योंकि स्व सहायता समूह की बात कर लेते हैं, तो किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, उस दिशा में कैसे काम किया जा रहा है? रही बात स्वयं सहायता समूह की, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हमारे विभाग के द्वारा या अन्य विभागों के द्वारा उनको सशक्त बनाने के लिए, जैसे हमारे ही विभाग में है कि महिला कोष वो ऋण लेके महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। खुद के उद्यम, मतलब उसको कहेंगे कि रोजगार पैदा करके कुछ % में लोन मिलता है। लोन पटाने के बाद वो जो काम करना चाहेंगे उस काम के माध्यम से महिला भी सशक्त हो रही है। रही बात चुनाव के समय में, हमने ये भी वादा किया था, मैं इस बात को कहने से कभी नहीं चूकती, कि हमने ये भी वादा किया था कि जो कांग्रेस के सरकार में रेडी टू ईट महिलाओं से छीना गया था, उसे हमारी सरकार देने का पुनः काम करेगी। लेकिन सौभाग्य ये है कि कल के दिन ही हमने जो वादा किया था उसे हम 1 जिले में कंप्लीट कर दिए हैं, वो भी रायगढ़ जिले में। तो इसे हमने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रेडी टू ईट देने का काम कर दिया है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है और जिले भी चिन्हांकित किए गए हैं, तो अभी धीरे धीरे वो पूरा होगा। बिल्कुल। और स्व सहायता समूह के लिए एक बहुत बड़ा काम हमेशा से रहा रेडी टू ईट का। मंत्री जी, खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहन जितनी भी घोषणाएं हैं वो वाकई बहुत काबिले तारीफ है। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो हुनरमंद बच्चे हैं, राजनांदगांव हॉकी, नारायणपुर मलखम, ऐसे कई प्रतिभावान बच्चे हैं। लेकिन मैं बात खेल मैदानों की करूंगी। आपको याद होगा एक वक्त बड़े बड़े खेल मैदान, आज सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि खेल मैदान में गैर खेल गतिविधियां ज़्यादा होती, जिसकी शिकायतें आती हैं। कब्जे भी
होने की शिकायतें आती, खेल मैदान छोटा होना। आज आप ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों को करोड़ों देने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए खेल मैदान पर्याप्त तो नहीं मिलेंगे, तो फिर कैसे आप प्रोत्साहन दे पाएंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में खेल के मैदान बहुत है, और आप जो बोल रहे हैं कहीं कहीं पे, जैसे हम गर्ल्स मेमोरियल की बात करते हैं या बीटीआई ग्राउंड की बात करते हैं या साइंस कॉलेज की बात करते हैं, कभी कभी सरकार की कोई योजनाओं की बड़ा बड़ा वहाँ पे प्रदर्शनी लगता है समय समय पे, 15 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए, तो वो भी हमारी सरकार का एक कार्यक्रम है। सरकार से इतर की भी बात कर रही हैं, और सिर्फ रायपुर नहीं, पूरे प्रदेश हाँ, की नहीं, बात कर रही हैं। वही बता रहा हूँ मैं, ये प्रदेश के हमारे और जिले हैं वहाँ पे, पर कोशिश ये रहता है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उसको प्रैक्टिस करने में कहीं पे असुविधा ना हो, इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं, और बहुत सीमित समय के लिए कहीं पे खेल ग्राउंड को हम देते हैं। और वैसे देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 साल के कार्यकाल में इतनी बड़ी उनकी उपलब्धियां, इतनी मतलब स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुई है, चाहे हम परसदा स्टेडियम की बात करें, कोटा स्टेडियम की बात करें, बहतराई स्टेडियम की, इतने विशाल खेल मैदान हैं जहाँ पे तीरंदाजी, जहाँ पे मलखम, जहाँ पे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, इतने ग्राउंड बने हुए हैं, और वहाँ पे हमारे खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी फिर से हमारी सरकार आने के बाद जितने कंडम स्थिति में आ गए थे, 5 साल जहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ, फिर से हमने नया उसका मेंटेनेंस शुरू कर दिया। आप कोटा स्टेडियम को देखे होंगे कैसे बढ़िया बन गया। वैसे ही बहतराई स्टेडियम जो इतने 70 एकड़ में फैला हुआ है, उसके लिए भी इस साल बजट में 2.5 करोड़ का प्रावधान रखे हैं। तो खिलाड़ियों के संसाधन, खेल मैदान, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है, और कोशिश है कि खिलाड़ियों को हम बेहतर से बेहतर सुविधा दें। और एक बात बताने में और प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने अभी कोच की भर्ती, उनकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई, ताकि हमारे कोच रहें, प्रशिक्षक रहें, तो खिलाड़ियों को एक अच्छा बेहतर उनको प्रशिक्षण दें, ताकि वो स्टेट पे और नेशनल पे वहाँ पे जाके अपना प्रस्तुतिकरण दें। बिल्कुल। राजस्व जी, बड़ा विभाग है जी, और कांटों वाली कुर्सी कह दूंगी मैं, जी, इसलिए कि आपके नीचे है पटवारी। जी, और इस वक्त छत्तीसगढ़ में ये सबसे अच्छी बात है कि कार्रवाई हो रही है, लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो एक्टिव है। आपके सामने चुनौती नहीं हो जाती है कि भाई पटवारियों की इतनी शिकायतें और पटवारी गिरफ्तार हो रहे हैं, तो कैसे व्यवस्था में आपको ठीक करने में वक्त लग रहा है या चुनौती है? देखिए, आम लोगों की भावना जो है इस विभाग के प्रति, मैं मानता हूँ नकारात्मक रहता है, अच्छा सोच नहीं रहता। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की जो थिंकिंग है उसमें थोड़ा सा बदलाव आए, और इसके लिए हमने नए टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया है। जियो रेफरेंसिंग कर रहे हैं जगह जगह कि भाई लोगों की जो सीमाएं हैं वो चिन्हांकित रहें, और मोबाइल ऐप में आप अपने पूरी संपत्ति देख सकते हैं। एक बार खसरा नंबर डायल करेंगे, आपकी पूरी ब्यौरा आ जाएगी। और अभी हमने एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है कि रजिस्ट्री के साथ नामांतरण। आप रजिस्ट्री करेंगे, रजिस्ट्री करते ही ऑटोमेटिक आपका नामांतरण हो जाएगा, जिसके लिए लोग चक्कर मारते थे कि भाई समय, शक्ति, धन सब लगता था। अब आजकल सीधे नामांतरण हो जाएगा, और जब रजिस्ट्री होगी तो रजिस्ट्री में बहुत सावधानी बरती जाएगी। उसमें पूरा उनका डाटा रहेगा कि ज़मीन किसकी है, इससे पहले किसके नाम पे थी, खरीदार बिक्रीदार रहेंगे, उनके आधार कार्ड का वहाँ पे जांच होगी, और उसका टीपी नंबर आएगा, उससे मिलान करेंगे कि ये व्यक्ति सही है कि नहीं है। पहले एक ही ज़मीन 3 बार बिक जाती थी, कई बार बिक जाती थी, फर्जी लोग जाके ज़मीन रजिस्ट्री कर देते थे। तो फर्जी रजिस्ट्री से भी छुटकारा मिलेगा। और राजस्व विभाग में जैसे बताया कि हमारे विभाग के बारे में लोग निगेटिव सोचते हैं, उसका कारण यही था कि लोग एक काम करने के लिए कई बार चक्कर मारते थे। तो इस चक्कर से छुटकारा मिले, इसके लिए हमने जितने भी काम है, चाहे सीमांकन है, बंटवारा है, फौती का काम है, इसके लिए हमने एक समय निर्धारित कर दिया है कि 3 महीने के अंदर जो भी अविवादित प्रकरण है, जिसमें कोई तरह का विवाद नहीं है, 3 महीने के अंदर उसका काम होना चाहिए। यदि उसमें यदि विवाद है किसी तरह का, तो उसको 6 महीने के अंदर, यदि इस अवधि में काम नहीं करेगा तो उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी। और इसके लिए हमने समय समय पर समीक्षा बैठक भी आयोजन करते हैं, सीएम साहब भी समीक्षा करते हैं।
तो मुझको ऐसा लगता है कि हमारे आने के बाद, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के आने के बाद, हमने राजस्व विभाग में बहुत बड़े कदम उठाए हैं। और एक चीज़ जैसे आपने पेपर में पढ़ते हैं कि भारतमाला परियोजना में भ्रष्टाचार, इतने लोग अंदर हुए, इतने इसके नाम से ज़मीन खरीदे, तो हमने पहले दिन विधानसभा में स्वीकार कर लिया कि इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। इसलिए हमने उस पूरे प्रकरण को उठा के EOW को दे दिया। जांच चल रही, कितने लोग अंदर हो गए हैं और कितने लोग अंदर होने वाले हैं। तो इस गड़बड़ी को रोकने के लिए हमने एक नया संशोधन लाया है कि जहां पर भी कोई ज़मीन की खरीदी, जहां पर भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा, चाहे राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, वो प्रोजेक्ट बनते ही वहां पे खरीदी बिक्री और नामांतरण, सीमांकन, बटांकन सब बंद हो जाएगा। तो जो भू माफिया थे वो इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और अगर अब मैं बात करूं महिला एवं बाल विकास विभाग की, तो दिव्यांगों के लिए जो 25 स्कूल हैं छत्तीसगढ़ में, इसमें एक्सरसाइजिंग यूनिट की अगर बात करें तो क्या वो बनेंगी, उसको लेकर क्या किया जा रहा है? बिल्कुल। जैसे अभी मंच पे आके PM की टीम जो है यहाँ पे, उन लोग भाई भैया जी लोग सब बात कर रहे थे, तो नीचे जाके मैं बात भी की इस विषय को लेके, और इस विषय को लेके अच्छे से समझ के, हालांकि हमारा विभाग अपने स्तर पे बहुत सारे काम कर रहे हैं दिव्यांग बच्चों के लिए, चाहे वो कृत्रिम अंग देने की बात हो, चाहे उनके कौशल उन्नयन की बात हो, चाहे महाविद्यालय वैसे रायपुर में है ही, तो अनेक योजनाएं हैं, चल ही रही हैं, और कुछ भी योजना आएंगी तो भैया जी लोग हैं, अगर दिव्यांग के प्रति अच्छा काम करें तो हम सब मिल के विभाग में और बेटर करने के लिए प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और जहाँ तक बात की जाए बच्चियों की बात, चूँकि आप ऐसे क्षेत्र से आती हैं सरगुजा के, कुछ एक समस्या, मैं एक पर्टिकुलर क्षेत्र को नहीं नोटिफाई करना चाहती, मैं एक आम नाबालिग बच्चियों की बात करना चाहती हूँ कि आज साइबर ट्रैप में बच्चियाँ फंस रही हैं और उनके साथ गलत हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगी छत्तीसगढ़ की बच्चियों को, नाबालिग बच्चियों को, कि उनको कितना सजग रहना चाहिए? देखिए, वाकई में आज के समय में अगर हम देखें तो साइबर जो क्राइम हो रहा है, अगर हम, मुझे लगता है ये शब्द अगर हम दें तो दुर्भाग्यजनक भी है। अगर ये सब मामले आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि क्राइम ना बढ़े, उसके लिए हमें स्वयं जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये घटनाएं, अब हम ऐसा नहीं कि इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं, लगातार समय समय पे विभाग के द्वारा सजग भी किया जा रहा है, और सब आज के डेट में फेसबुक, व्हाट्सएप और टीवी में भी देख रहे हैं किस तरह से क्राइम बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है सीखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, ताकि हम इस झांसे में न आए और उस जाल में ना फंसें। तो मेरा ये सभी नाबालिग बच्चियाँ या हमारी महिलाएं भी हों तो उनसे खासकर निवेदन करूंगी। और एक बड़ा विषय है कि कहीं ना कहीं मैं इसी बात को ले जाती हूँ लास्ट में वहीं तक, कि कहीं ना कहीं हम परिवार से जो आज की डेट में जो कट के हैं, बड़ों को बात नहीं मानना, उनका सम्मान नहीं करना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सब भी कारण बनता है। अगर बड़ों का बात माने, उनके पद चिन्हों पे चलें, तो मुझे लगता है कि ये सब क्राइम में बहुत कमी आएंगी। और जो जागरूकता के लिए जो लगातार अभियान किसी न किसी रूप में चलाए जाते हैं, तो इससे कम ये विषय आ सकते हैं। बिल्कुल। और मंत्री जी, मेरा सवाल अब आपसे रहेगा, बलौदा बाजार को लेकर बात कर लेते हैं। क्या नया दिखने जा रहा है, क्या क्या होने जा रहा है? देखिए, हमारा कोशिश है कि बलौदा बाजार एक जिला का केंद्र है, और जो ज़िले में सुविधा होना चाहिए वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो हमारी कोशिश है कि बलौदा बाजार में हम कुछ अच्छा काम करें। अभी हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से बलौदा बाजार टू रायपुर 4 लेन स्वीकृत हुआ है, और हमारा बलौदा बाजार खेल विधा में पीछे है। तो इसके लिए हमने डॉक्टर मनसुख मंडविया जी से हमने
एथलेटिक ट्रैक के लिए 7.5 करोड़ का कार्य स्वीकृत कराए हैं, जिसका काम शुरू हो गया है। और साथ ही कई विधाओं में हमारे बच्चों को एक अच्छा स्थल मिले, इसके लिए हमने 16.5 करोड़ रुपए का इंडोर स्टेडियम स्वीकृत कराए हैं, उनका भी काम शुरू होने वाला है। तो ये खेल गतिविधि में हमारे जो बच्चे हैं वहाँ उनको सुविधा मिलेगी। और दूसरा एक बहुत बड़ा उपहार मिला है हमारे क्षेत्र को माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, कि अब हमारे क्षेत्र में ट्रेन, नई रेल लाइन बिछेगी रायगढ़ तक, खरसिया रायगढ़ के लिए नया रायपुर से। तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। और मेरे क्षेत्र में तिल्दा भी पड़ता है। तिल्दा भी एक बहुत बड़ा व्यापारिक और शैक्षणिक केंद्र है। वहाँ भी इंडोर स्टेडियम हमने 6.5 करोड़ का कराया है, वहाँ भी काम चल रहा है। और बहुत सी और ज़रूरतें हैं। हमारी सपना है कि हम वहाँ पे तिल्दा में एक ऑडिटोरियम हो 1000 सीटर का, जहाँ पे बड़े बड़े कार्यक्रम हो। हमारे बड़ौदा बाज़ार में अभी हमारी सरकार आने के बाद हमने 1000 सीटर ऑडिटोरियम का उद्घाटन कराया है। अब देखिए, आवश्यकताएं तो अनंत हैं और लोगों की अपेक्षाएं भी अनंत है, पर हमारा जी तोड़ कोशिश रहेगा कि हम अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, इस काम में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि वाकई आवश्यकताएं, अपेक्षाएं तो अनंत है, आपका लक्ष्य तय है। जी, ये साफ नजर आ रहा है। अच्छा, चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं प्रदेश के बारे में, तो आपको पूरा प्रदेश जानता है कि आप शिक्षक भी रहे, आप लंबे वक्त तक सरकार को करीब से देखते आए हैं जी। आप लोक कला के क्षेत्र में भी रहे हैं जी। तो आप किसी मंच पर आए और छत्तीसगढ़ी का बखान ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम चाहेंगे भाई टंकराम वर्मा जी कि आज इमर्जिंग छत्तीसगढ़ के मंच से आपको लाखों दर्शक सुन रहे हैं, आप जरूर बताइए कला के बारे में भी, छत्तीसगढ़ गीत भी सुनाइए जरूर। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति तो हमारे रग रग में बसा हुआ है। अब आपको मैं बहुत पुराना एक ददरिया सुना दूं क्या? बहुत मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, आप ही को सवाल जवाब दोनों करना पड़ेगा ददरिया में। नहीं, सवाल जवाब नहीं देना नहीं है, 2 लाइन गुनगुनाऊंगा। बहुत जाने माने अपने गायक थे केदार यादव जी, है ना, उनकी हैं तो बहुत हैं। केदार यादव जी हैं, लक्ष्मण सूर्या जी हैं, भीखन धर्माकर जी हैं, बहुत लोग हैं। पर केदार यादव का एक ददरिया जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ। तैया गोर ले बेरे संगी, जाए के बेरा कुआं पार माँ। तैया गोर ले बेरे संगी, संझा के बेरा कुआं पार माँ। एक पेड़ यामा 36 पेड़ जाम, एक पेड़ यामा 36 पेड़ जाम। मधुबन के चिड़ैया बोला थे राम राम कुआं पार में। तैया गोर ले बेरे संगी, संझा के बेरा कुआं पार माँ। राम धर धनुष लक्ष्मण धरे बाण, राम धर धनुष लक्ष्मण धरे बाण। सीता माई के खोजन बर निकल गए हनुमान कुआं पार में। तैया गोर ले बेरे संगी, संझा के बेरा कुआं पार माँ। तैया गोर ले बेरे संगी, संझा के बेरा कुआं पार माँ। बहुत खूब। और काफ़ी लोग यहाँ पर मंत्रमुग्ध भी हो गए आपकी आवाज़ सुनकर। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी, मैं अब आपसे सवाल लेना चाहूँगी, क्योंकि अभी हाल ही में प्रशिक्षण शिविर हुआ है मैनपाट में, और सभी को बोला गया कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, अपने फॉलोअर्स पर भी ध्यान दें, लोगों से कनेक्ट रहें ताकि इजीली काम हो सके। लेकिन इससे पहले ही आपके काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हमने देखे, कहीं आप महिलाओं के साथ ज़मीन पर बैठे होते हैं, दोना पत्तल बना रहे होते हैं, तो कहीं हिंदी को आप प्राथमिकता देने की बात कह रहे होते हैं, अधिकारियों को डांट लगा रहे होते हैं ज़ोरों से। अब इससे इधर मैं ये बात करना चाहूँगी कि विपक्ष हावी हो रहा है, कहता है पब्लिसिटी स्टंट है।
इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, रही बात सोशल मीडिया की, आज के समय में सब सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। मैं बात करूंगी मैडम जी की। सोशल मीडिया खोलती हूँ तो दिख जाती हैं इनका विचार या दिखती हैं मुझे, आप भी दिखती हैं मुझे। बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या है, अपना काम रहता है कि जैसे अगर हम बात करें कि ज़मीनी क्षेत्र में महिलाओं के साथ बैठ के पत्तल धोना, ये दिखावा नहीं है। हम उस चीज़ से जुड़े हुए हैं। मैं इस बात को पहले ही बोली कि आज की डेट में हम मंत्री हैं, 5 साल के लिए किसी को दायित्व मिलता है, हम विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं। 5 साल के बाद क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम जिस जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं उसको कभी छोड़ना नहीं चाहते। अब आज का समय ऐसा है कि जो करते हैं वो फेसबुक में चला जाता है, सोशल मीडिया में चला जाता है, वो बात अलग है। क्योंकि कभी कभी ये भी बातें आती हैं, अब हर किसी को पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कि मंत्री बनी है तो सिर्फ बंगले का ही मज़ा ले रही हैं। तो कभी कभी दिखाना भी पड़ता है कि हम अगर क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमारा काम भी, हम चाहे धोना पत्तल हो, चाहे विभाग का काम हो, चाहे विभागीय कहीं दौरा हो, निरीक्षण हो, औचक निरीक्षण हो, तो ये सब आवश्यकता पड़ जाती है। वैसे सोशल मीडिया की बात करें तो अभी हाल में ही मैनपाट में सांसद विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग चला है, उसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी आए हुए थे। सोशल मीडिया को लेके वाकई में उनका भी कहना सही है कि हम जो करते हैं उनको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है, वो ट्विटर हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। तो मैं मानती हूँ कि एक प्लेटफॉर्म ही है, क्योंकि जब हम कुछ नहीं रहते हैं, हम दायित्व में नहीं रहते हैं, तो वैसे भी लोग दिखते हैं, जानते हैं। और मुझे नहीं लगता कि जब मैं जिला पंचायत सदस्य बीडीसी थी उस टाइम थोड़ा सा कमज़ोर था, लेकिन जैसे ही मैं जिला पंचायत सदस्य बनी तो थोड़ा सा सोशल मीडिया में अपडेट क्या क्या हम कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि लोगों को भी पता चले, तो ये सब अनिवार्य हो जाता है। और तो वाकई इसके लिए इससे भी समझाइश भी दिया अनिवार्य गया है। होता है, क्योंकि सोशल मीडिया एक औजार है, वो एक ऐसा औजार है कि अब वो जमाना चला गया। आज के बच्चे तो बड़े होते हैं तो मोबाइल खोलते हैं सीधे। तो आज संचार क्रांति भी परिवर्तित हुई है। आज गांव में पान ठेले में चर्चा कम हुई है ना टंकराम जी? गांव में क्या होता है, पान ठेले में चर्चाएं थोड़ी कम हो गई, या चौपाल में बैठ के चर्चाएं थोड़ी कम हो गई, लोग मोबाइल में ही देखते हैं क्या हो रहा है। ऐसा है? आपने महसूस किया है? बिल्कुल बिल्कुल। आप चौपाल की बात छोड़िए, आज तो परिवार में भी वैसे ही हो गया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि और इसके अवगुण ज्यादा दिखते हैं, गुण तो हैं पर अवगुण ज्यादा दिखते हैं। अब वही है कि पानी जीवन भी देती है और पानी जीवन भी लेती है, अगर संतुलित ना रहे तो। ऐसे ही हमारा मोबाइल भी है, तो ये मोबाइल जो है परिवार को, लोगों को थोड़ा सा दूर कर दिया। बिल्कुल। एक सवाल आपसे मेरा है कि आपने बहुत ही शानदार सरकार की पहल है कि क्रांतिकारी परिवर्तन राजस्व और रजिस्ट्री नामांतरण एक साथ, जमीनी स्तर पर ये काम वाकई हो रहा है? क्योंकि दिखता है हो रहा है, लेकिन कुछ जगहों से ऐसी बातें आती है कि रजिस्ट्री अटक जा रही है, नामांतरण साथ में नहीं हो पा रहा है, सर्वर ये है। तो किसी भी सिस्टम को ऑनलाइन लागू करना, वो भी राजस्व विभाग में, ये बहुत बड़ी चुनौती है क्या? देखिए, कोई भी नया चीज अपन लॉन्च करते हैं तो शुरुआत में दिक्कतें तो होती है, और ये तो बहुत बड़ा काम है कि हम सीधा रजिस्ट्री से हम नामांतरण करें। पायलट प्रोजेक्ट के बतौर 2-3 जिले में शुरू है, पर पूरे प्रदेश में ये लागू होगा, और जहां थोड़ा भी कमी है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। पर ये किसानों के लिए और भूमि स्वामियों के लिए वरदान साबित होगा। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी पहल है।
निश्चित तौर पर, और हमेशा जब एक पहल दिखती है, काम करते हुए नजर आते हैं उस पहल के तहत, तो वाकई में जो जनता है वो आपसे और गहराई से जुड़ जाती है। बहुत शुक्रिया टंकराम जी और मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि प्रदेश भर में अलग अलग विभागों के जरिए जनता के लिए क्या विकास कार्य किए जा रहे हैं और आगे क्या क्या नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। ये चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। तृप्ति, ओवर टू यू।